प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th की क्षितिज में माखनलाल चतुर्वेदी जी को पढ़ने जा रहे हैं। और इस पाठ में हम जो संकलित कविता है कैदी और कोकिला, इसको पढ़ेंगे। इससे पहले हम माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ था, 1889। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगनी, वेणु लो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां रही हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी, इनके अंदर राष्ट्रीय चेतना की भावना, राष्ट्रीय जनजागरण की भावना व्याप्त रही और ये हमेशा देश को और राष्ट्र को जागृत करने के लिए, देश के लिए त्याग और बलिदान करने के लिए लोगों को प्रेरित करते रहे। इनके अंदर ऐसी भावना थी, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। इन्हें माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा एन इंडियन सोल, इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी। वे एक कवि, कार्यकर्ता और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी। तो आज हमें जो कविता पढ़ने को मिल रही है ये है कैदी और कोकिला। तो अंग्रेज़ों के अधीन हमारा देश था, आप सबको जानकारी होगी। अंग्रेज़ों का शासन था। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और 1603 के आसपास पूरे देश में उन्होंने ब्रिटेन की महारानी का शासन यहाँ पर चलने लगा, इंग्लैंड की महारानी का। तो जो लोग क्रांतिकारी होते, जो देशभक्त होते, जो आंदोलन करते स्वतंत्रता संग्राम के लिए, उनको अंग्रेज सैनिक पकड़ ले जाते और जेल में बंद कर देते। तो माखनलाल चतुर्वेदी भी जेल में हैं और उन्होंने कविता लिखी, क्या गाती हो। और उसी समय कोयल जेल में है और कोयल गा रही है। तो उन्होंने देखा, महसूस किया कि कोयल गा रही है। तो कोयल को कहता है कि ये समय गीत गाने का नहीं है, ये समय गीत गाने का, खुशियों को मनाने का समय नहीं है। ये समय है मुक्ति के लिए, आज़ादी के लिए, देश के हर एक नागरिक को मोटिवेट करने के लिए, उनको जागृत करने के लिए, उनमें चेतना लाने का समय है। ये आज़ादी का गीत गाना चाहिए। और फिर कभी सोचता है कि अगर कोयल गा नहीं रही, अगर कोयल रो रही है, तो क्या कोयल भी इस संपूर्ण संसार को, इस भारत देश को, ये जो भारत देश है मान लीजिए, इस देश को कभी कोयल समझ रही कि ये जेल है क्या। क्योंकि जैसे मैं जेल में हूँ और पीड़ा सह रहा हूँ, ये कोयल कहती है कि देश चूँकि आज परतंत्र है, देश इंडिपेंडेंट नहीं है, आज़ाद नहीं हुआ है, गुलाम है दूसरों को, तो भारत को जेल समझ रही है, तो इसलिए भी वो रो रही है। तो क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। ऐ कोयल बताओ, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी नहीं देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। कोकिल बोलो तो। कवि कहता है, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। ऐ कोयल बताओ, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, बीच बीच में चुप क्यों हो जाती हो। कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, क्या संदेश क्या लाती हो, क्या किसी का संदेश लेके आती हो, किसका संदेश है, कोकिल बोलो तो। क्या किसी मेरे देश के किसी देशवासी ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने
किसी ने संदेश भेजा है मेरे लिए, तो क्या किसी का संदेश लेके आई हो कोकिल, बोलो तो। ऊंची, और मैं जिस जगह पे हूँ, कभी कहता है कोयल से कि यहाँ बहुत भले लोग नहीं हैं। जेल में कौन होता है? जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो जेल में होते हैं। तो उन जेल में जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्हीं के साथ कवि को भी रखा गया है। तो कवि को भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ जेल में रखा गया है। तो यहाँ कवि कहता है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। ऊंची ऊंची काली जो जेल की दीवारें हैं, इनके अंदर मुझे बंद करके रखा गया है। डाकू हैं, चोर हैं, बटमार अर्थात जो राहगीर होते, राहजनी करते हैं, राह में लूटते हैं, लूट मार करते हैं। तो जहाँ डाकू, चोर, बटमार, हत्यारे, इस तरह के आपराधिक तत्व हैं, उन लोगों के साथ मुझको इस जेल में, कैद खाने में रखा गया है। अब एक तरफ मैं लिखने वाला कवि आदमी हूँ, और एक कवि को, एक कलम पकड़ने वाले व्यक्ति को डाकुओं के साथ, चोरों के साथ, बटमारों के, राहजनी करने वाले लोगों के साथ मुझे रखा गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, खाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए जितना भूख लगती है, तो पेट भर खाना नहीं देते, और मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ना दे तो भूख प्यास से मर जाएं, तो मरने भी नहीं देते, थोड़ा दे देते ताकि मरे ना, और इतना भी नहीं देते कि भरपेट हम खा भी सकें, तो मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। तो ये अंग्रेज़ों का कितना जो अत्याचार है उनके ऊपर क्या हो रहा है उन्होंने बताया। तो अंग्रेज़ों का बड़ा अत्याचार है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। और हमारे जीवन पर, ये जो जेल का जो हमारा जीवन है, जो कारागार में हम लोग बंद हैं, तो दिन रात कड़ा पहरा है। दिन रात इनके जो प्रहरी हैं, जो सैनिक हैं, वो पहरा देते रहते हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कभी एक अंडरलाइन करेंगे इस लाइन को, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कभी ऐसे अंग्रेजी शासन को, ऐसे शासन को कहता है कि ये शासन नहीं है, ये शासन करने का तरीका नहीं है। ये आप अगर हमारे ऊपर रूल्ड ओवर हैं, आप हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, तो ये शासन करने का तरीका नहीं है, ये तम है, ये तम का प्रभाव गहरा है। ये घना अंधकार है, तम मतलब अंधेरा। तो ये जिस प्रकार से घने अंधेरे में व्यक्ति उसको कुछ उचित अनुचित का ज्ञान नहीं हो पाता, सही और गलत मार्ग का ज्ञान नहीं हो पाता। जैसे सपोज करें अंधेरी रात हो, आप किसी मार्ग से होकर जा रहे हो और उस मार्ग में गड्ढा हो, चूँकि आपको नहीं पता कि उस मार्ग में गड्ढा था या नहीं था, आप उस रास्ते से पहली बार जा रहे हैं, या उस मार्ग का आपने पहली बार उस मार्ग पर आपने यात्रा की। अब वहाँ पर एक गड्ढा है, बड़ा सा, गहरा सा। चूँकि अंधेरा अधिक होने के कारण आप देख नहीं पाए और गड्ढे में गिर गए। अगर अंधेरा नहीं होता तो आप उचित और अनुचित मार्ग का ध्यान रखते कि ये मार्ग उचित है या अनुचित है, ये सही रास्ता है, गलत रास्ता है। यहाँ पर आगे गड्ढा है, मैं इसमें गिर जाऊँगा, ये देख के चलते आप। तो जिस प्रकार से अंधेरा सही गलत उचित अनुचित नहीं देखने देता है, जिस प्रकार से अंधेरे के कारण हमें सही गलत उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होने पाता है, ठीक उसी प्रकार से ये अंग्रेजी शासन क्या है, सही गलत उचित अनुचित ये सब नहीं देखता। अन्यायपूर्ण इनका शासन है, इसीलिए इन्होंने मुझे डाकू चोर और बटमारों के बीच में रखा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालीमा मई जगी क्यों आली। हिमकर अर्थात चंद्रमा भी निराश करके जा चुका है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस काली रात में चंद्रमा से थोड़ी आस थी कि चांद खिलेगा, थोड़ी रोशनी आएगी, तो वो भी निराश करके जा चुका है। और इस काली अंधेरी रात में, इस घनी अंधेरी रात में, ये भारत के लिए एक काली रात है। ये जो परतंत्रता है, जो हम गुलामी का जीवन जी रहे हैं, ये गुलामी का जीवन एक रात है भारत पर। और इस समय कालीमा मई जगी क्यों आली। और इस समय, जबकि हम जेल में हैं, जबकि हम परतंत्र हैं, गुलाम हैं अंग्रेज़ों के, और हम कारागार में बंद हैं, तो इस समय ऐ कालीमा मई, इस काली रात में तुम क्यों जागी हुई हो। कालीमा मई जगी क्यों आली, इस काली रात में ऐ सखी, आली मतलब सखी, ऐ सखी कोयल तुम क्यों जाग रही हो।
फिर कोयल से कुछ कहते हैं कवि, क्यों भूख पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। ऐ कोयल, क्या तुम्हारे हृदय में कोई बड़ी बोझ वाली वेदना, वेदना मतलब एक ऐसी पीड़ा, बोझ वाली मतलब डीप, ज़्यादा बोझ, जिसमें ज़्यादा भार हो, अर्थात कोई भारी पहाड़ जैसी मुसीबत टूट पड़ी तुम पर, कोई ऐसी वेदना, कोई ऐसी पीड़ा जो बहुत अत्यधिक गहरी हो तुम्हारे हृदय में, उसकी कोई हुक पड़ गई, अर्थात वो अचानक से उठ गई, एक ऐसी वेदना, एक ऐसी पीड़ा उठ गई तुम्हारे हृदय में अचानक से, जिसके कारण तुम इस समय रात में बोल रही हो। कोकिल बोलो तो। ऐ कोयल बताओ तो, क्या लूटा, क्या लूटा, क्या तुमसे किसी ने लूट लिया है? अब कोयल के पास क्या है? सोना चांदी तो है नहीं, एटीएम कैश कार्ड ऐसा कुछ तो है नहीं, क्या है उसके पास? मृदुल वैभव की रखवाली सी, उसके पास मीठे बोल हैं, उसकी संपत्ति, उसकी धरोहर क्या है? उसके बोल। तो क्या लूटा, क्या तुमसे किसी ने लूट लिया है क्या? मृदुल वैभव की रखवाली सी, तुम्हारे पास जो मीठे बोल हैं, जो मीठे बोल की जो संपत्ति है, जो धरोहर है, क्या तुमसे किसी ने वो लूट लिया है जिसकी तुम रखवाली करती थी? ऐ कोयल बोलो तो। ऐ कोयल बताओ तो। क्या हुई बावली आधी रात्र को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली, ऐ कोयल क्या तुम बावली हो गई हो, क्या तुम पागल हो गई हो? अर्धी रात्रि को चीखी, जो आधी रात को चीख रही हो, कोकिल बोलो तो। ऐ कोयल बताओ, क्या तुम पागल हो गई हो? आर यू गॉन मैड? क्यों आधी रात को चीख रही हो? क्या किसी दावानल की, क्या किसी दावानल की, अर्थात जंगल में कोई आग लग गई है, दावानल कहते हैं जंगल में लगी हुई आग, क्या तुमने जंगल में कोई लगी हुई आग देख ली है, जिस कारण से तुम इस समय रात में, जिसकी ज्वालाएं देख करके तुम कोकिल बोल रही हो, रो रही हो, चिल्ला रही हो? कोकिल, क्या किसी जंगल में लगी हुई आग की ज्वालाएं देख ली हैं? क्यों जंगल में आग लगी हुई ज्वालाओं से कोयल का क्या संबंध है? भाई कोयल पक्षी जाति की है, और उसके अन्य जो पक्षी भाई बहन है, जो उसकी प्रजाति के लोग हैं, वो कहाँ रहते हैं? जंगल में घोंसला बना के। तो ये चूँकि मैंने जो सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो कभी यहाँ इसके माध्यम से ये प्रस्तुत करना चाहता है, ये बताना चाहता है कि जब एक कोयल अपनी प्रजाति, अपनी जाति के पशु पक्षियों के लिए जंगल में ज्वालाएं देख करके अगर रो सकती है, बेचैन हो सकती है, तो हम भारतीय लोग, हमारे पूरे देश में इस समय संकट ये है कि हमारा देश गुलाम हो गया है अंग्रेज़ों के अधीन है हम। तो इसको स्वतंत्र कराने के लिए हमारे अंदर भी पीड़ा होनी चाहिए, बेचैनी होनी चाहिए। तो कोयल को कह रहा है कि जिस तरह से कोयल, ऐ कोयल ये बताओ, क्या तुमने किसी जंगल में लगी हुई किसी आग को देख लिया है, जिसके कारण से तुम उसकी ज्वालाओं को देख करके कोयल तुम आधी रात को चीख रही हो, बोल रही हो? कोयल बोलो तो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, अब कोयल को पुनः कवि कहता है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रक चूँ जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआं, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, ऐ कोयल क्या तुम देख नहीं पा रही हो? मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, मैं जंजीरों से, बेड़ियों से, हथकड़ियों से जकड़ा हुआ हूँ। तो ये जो जंजीरें हैं इनको देख नहीं पा रही हो, और फिर इनको हथकड़ियाँ क्या कहना? ये ब्रिटिश राज का गहना, ये तो ब्रिटिश राज का गहना है। जो अंग्रेज़ लोग हैं, इनका ये जो काले कारनामे हैं, जो इनका अन्यायपूर्ण शासन है, तो इन्होंने हमें हथकड़ियाँ जो पहनाई हैं, तो मुझे इन हथकड़ियों को पहन करके गर्व की अनुभूति हो रही है कि मैं आज अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए, अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए मुझे अगर बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ मिली हैं, तो हथकड़ियाँ नहीं है, मुझे एक रिवार्ड मिला, एक पुरस्कार है मेरे लिए। इनको मैं गहना मानता हूँ, ये मेरे लिए गहना है, ये मेरे लिए ज्वेलरी है। तो ये ब्रिटिश राज का गहना है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। मुझे गौरवान्वित मैं महसूस करता हूँ, अपने देश के लिए मैं जेल में हूँ और मुझे उसके कारण हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहननी पड़ी। कोल्हू का चर्रक चूँ जीवन की तान, और ये यहाँ पर कैदियों से जब काम करवाया जाता है वहाँ जेल पे रख करके, तो कभी को कोल्हू चलाना पड़ता है। तो कोल्हू का चर्रक चूँ जीवन की तान, कोल्हू जिससे तेल निकलता है, पहले एंशिएंट टाइम्स में जब मशीनरी नहीं थी तो तेल निकालने के लिए कोल्हू हुआ करता था। एक नीचे पत्थर होता था बड़ा सा, वो फिक्स रहता था, ऊपर वाला पत्थर
घूमा करता था जांत, और उसमें सरसों डाल दिया जाता था, बैल को पीछे से मार दिया जाता था और बैल चलता रहता था। तो कोल्हू का चर्रक चूँ जीवन की तान, तो कोल्हू जब चलता है तो उससे चर चूँ इस तरह की आवाज़ आती है। तो कोल्हू का चर्रक चूँ जीवन की तान, वो हमारे जीवन का संगीत बन गया है। यहाँ पर हम उस कोल्हू को चलाते हैं और वो हमारे लिए जीवन की का एक संगीत बन गया है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, और जो बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ करके छोटी गिट्टियाँ बनाई जाती हैं, मेहनत करते हैं हम लोग। तो जब गिट्टियों को हम तोड़ते हैं तो गिट्टियों को, चूँकि कलम चलाने वाला व्यक्ति पहली बार गिट्टी तोड़ रहा है, इतनी मेहनत इतना श्रम पहली बार कर रहा है, तो इतना कठोर श्रम करने के कारण उसकी उंगलियों में बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं, और वो छाले जब फूटते हैं तो उनसे खून और पानी, जैसे आप कोई व्यक्ति जल जाता है तो छाले पड़ जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं। तो जब वो फफोला है, वो छाला फूटता है तो खून या पानी जैसे रिसाव होता है। तो गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, तो मेरे हाथों की जो उंगलियां हैं उनसे निकले हुए खून से मैंने उन गिट्टियों पर राष्ट्र के गीत लिखे, राष्ट्र चेतना के गीत लिखे। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, कैसे गान लिखे? राष्ट्र को जागृत करने के लिए, राष्ट्र को चेताने के लिए राष्ट्र चेतना के गीत लिखे मैंने। और हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआं, और वो जो मोट होता है जिसे सिंचाई करते हैं तो उसको खींचता हूँ अपने पेट से जुआं लगा करके, और उस कुआं को ये मान लेता हूँ कि ये ब्रिटिश सरकार की अकड़ता का कुआं है। ये ब्रिटिश सरकार की अकड़ रूपी, ब्रिटिश सरकार का अकड़ रूपी कुआं है। और मैं जब वो मोट को खींचता हूँ तो पूरी दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ खींचता हूँ, और मन में संकल्प लेता हूँ कि ये ब्रिटिश राज्य का, जो ब्रिटिश सरकार का जो ये अकड़ता है, इसे एक न एक दिन हम खाली करके मानेंगे। तो खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। ऐ कोयल, दिन में तो तुम्हें कोई करुणा नहीं जागृत होती हमारे प्रति, इसलिए रात में गजब ढा रही हो। ऐ कोयल, दिन में तो तुम्हें हमारे प्रति कोई दया का भाव नहीं जागृत होता, इसलिए क्या कोयल तुम रात में ये हमें जो है जगाने आई हो। ऐ कोयल, इसलिए क्या तुम रात में इतना गजब कर रही हो। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। इस शांत समय में, इस रात के शांत वातावरण में अंधकार को भेद करके, अंधकार को भेदते हुए, ऐ कोयल बताओ क्यों रो रही हो कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। चुपचाप अर्थात अहिंसावादी विचारधारा को यहाँ पर इंगित किया गया है, सत्य और अहिंसा। गांधी जी ने गांधीवादी विचारधारा को, कि चुपचाप अर्थात शांतिपूर्ण तरीके से, मधुर विद्रोह के जो ये तुम मीठे मीठे बोलों से विद्रोह के बीज बो रही हो, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आंदोलन के जो तुम स्वर मुखरित कर रही हो, वो कैसे हैं? मधुर हैं। अर्थात सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए। ऐ कोयल, तुम ये विद्रोह के बीज क्यों बो रही हो? अर्थात कोयल भी चाहती है कि हमारा देश आज़ाद हो, स्वतंत्र हो, इसलिए वो देश को आज़ाद कराने के लिए जन जागरण कर रही है। इस राष्ट्र में, इस देश के लोगों को जगा रही है, मोटिवेट कर रही है, प्रेरित कर रही है अपने मीठे बोलों से, और शांत समय में, रात में अंधकार को भेद करके, ताकि दूर तक लोगों को सुनाई पड़े क्या, कि चुपचाप मधुर विद्रोह, कि चुपचाप अर्थात शांतिपूर्ण तरीके से सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर हमें अंग्रेज़ों से अपने देश को आज़ाद करवाना है, स्वतंत्र करवाना है। कोयल बोलो तो, ऐ कोकिल बताओ तो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लौ श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। काली तू रजनी भी काली, ऐ कोयल तुम भी काली और ये रात भी काली। तुम्हारे और रात में एक समानता ये है कि जिस प्रकार से तुम्हारा काला वर्ण है, रंग है, ठीक उसी प्रकार से काली रात है। और शासन की करनी भी काली, शासन के कारनामे, शासन के जो कार्य हैं वो भी काले हैं। काली लहर कल्पना काली, जब भी हम कुछ कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, तो कल्पनाओं में भी कैसा आता है,
वही काली कल्पनाएं आती हैं, अर्थात कोई अच्छी सोच नहीं आती है, कोई ये नहीं होता। हमें तो यही लगता है कि अंग्रेज़ हमारे साथ और जुल्म करेंगे और अत्याचार करेंगे। मेरी काल कोठरी काली, मेरी जो जिस कोठरी में मुझको रखा गया है, जिस जेल के जिस कोठरी में रखा गया वो भी काली है। और तो और टोपी भी काली दी गई है, और जो कंबल बिछाने के लिए कमली दी गई है, कमली कंबल वो दिया गया है वो भी काली है। कोठरी मतलब कोठरी, एक रूम छोटा सा। मेरी लौह श्रृंखला काली, मेरी जो लोहे की बेड़ियां हैं, जो जंजीरें हैं वो भी काली हैं। पहरे की हुंकृत की ब्याली, और जो पहरेदार हुंकारते हैं ब्याली की तरह अर्थात नागिन की तरह, तिस पर है गाली ए आली, और उस पर क्या मिलती है, हमें गाली मिलती है। देखते हैं क्या है, इतना बार बार काली काली आया है। इसके माध्यम से कभी ये कहना चाहता है कुल मिलाकर कि हमारा जो जीवन है, जो जेल का जीवन है, कारागार का, इसमें चहुंदिस चारों तरफ से, हर तरफ से हमें सिर्फ और सिर्फ काले कारनामे अंग्रेज़ों के दिखाई पड़ते हैं। हर जगह निराशा और अंधेरा दिखाई पड़ता है। और काली तू रजनी भी काली, ए कोयल जिस तरह से तू काली है उस तरह से रात भी काली है। और ये सब जितनी चीज़ें अपने परिवेश में उन्होंने गिनाई, शासन की करनी, रजनी और काल कोठरी, टोपी, कमली, चारों तरफ जब व्यक्ति काला काला ही देखता है तो वो कल्पना भी क्या करेगा काली। तो कहता है मेरे आसपास चारों तरफ जो मेरा परिवेश है मेरे भारत का, उसमें सबका सब क्या है, अंग्रेज़ों का न्यायपूर्ण शासन है। तो एक कोयल जिस तरह से तू काली, उस तरह से इनके काले कारनामे हैं। ये रात भी उस तरह से काली है, इनकी शासन ऐसे अंग्रेजी शासन के कार्य भी ऐसे ही काले कारनामे हैं, अन्यायपूर्ण कारनामे हैं, अन्यायपूर्ण इनकी कार्यशैली है। और मैं जब कभी कोई अच्छी चीज़ सोचने की कोशिश भी करता हूँ तो मुझे कोई अच्छे ख्याल भी नहीं आ पाते। काली लहर कल्पना काली। देश हित में अगर कुछ सोचना भी चाहें तो जब कल्पना करते हैं तो भी काली कल्पना होती है, अर्थात वो भी इनकी अन्यायपूर्ण नीतियों के तहत वो भी। कवि ने एक अच्छी सोच सोचा, देश को जागृत ही कर रहा था, जन जागरण का कार्य कर रहा था, तो उसने सोचा, उसको जेल में डाल दिया। तो अगर वो सोचता भी है तो उसको उसकी जो लहर आती है वो भी कैसी आती, काली आती। और जिस कोठरी में उसको रखा गया है वो भी काली है, टोपी काली है, उस जिस कंबल में बिछाने के लिए दिया गया है वो भी काला है, और जिन जंजीरों से उसको बांध के रखा गया है वो भी काली जंजीरें हैं लोहे की। पहरे की हुंकृत की ब्याली, और इस पर पहरेदार आते हैं बीच बीच में, सांप की तरह फुफकारते हुए, हुंकारते हुए। ब्याली मतलब नागिन, सांप की तरह, ब्याली मतलब नागिन, सांप की तरह, ब्याली मतलब सांप की तरह, नागिन की तरह। तो वो जो सांप की तरह हुंकारते हुए पहरेदार आते हैं, वो क्या करते हैं, गाली देते हैं। ए आली, ए सखी कोयल, ये क्या करते हैं हम, तो इस पर उस पर वो क्या करते हैं, गाली देते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो। इस संकट के काले सागर में आज जो हमारा देश जो गुलाम है, ऐसा लगता है संकट का एक काला सागर है, और इस संकट के काले सागर में मरने के लिए हर व्यक्ति इच्छुक है। मरने की मदमाती, मदमाती मतलब होड़ लगी है मरने के लिए, पहले मैं। एवरीवन इज ईगर टू डाई, प्रत्येक व्यक्ति उत्सुक है मरने के लिए। तो इस संकट के काले सागर में, गुलामी का ये जो संकट का सागर है, इस पर मरने के लिए सब लोग उत्सुक हैं, सब लोग व्याकुल हैं। कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। ए कोयल, अपने आकर्षित कर देने वाले इन गीतों को तुम इस संकट रूपी सागर में क्यों तैरा रही हो, क्यों व्यर्थ बहा रही हो, कोकिल बोलो तो। अब यहाँ इन पंक्तियों में कवि अपने और अंग्रेज़ों को कंपेयर कर रहा है। उनको कैसा जीवन मिला हुआ है, उनका जीवन कैसा है, और हम भारतीयों का जीवन कैसा है। किसके माध्यम से, कोयल के माध्यम से। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। ऐ कोयल, और कोयल के माध्यम से किसको कह रहा है, अंग्रेज़ों को। तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे सुख सुविधाएं संपन्नताएं ये मिली, हरियाली डाली हरा भरा प्रतीक है संपन्नता का। तुम सुख सुविधा संपन्न हो और मुझे एक काली कोठरी में बंद किया गया है, ये मेरे नसीब में है, मेरे भाग में। तेरा नभ भर में संचार, तू जहाँ चाहे वहाँ
घूम सकती, पूरे आसमान भर में तेरे घूमने के लिए पूरा अनंत आसमान है, मतलब तू जो चाहे वो कर सकती है, तू स्वतंत्र है। मेरा 10 फुट का संसार और मेरे लिए क्या है 10 फुट की एक काल कोठरी। तेरे गीत कहाँ में वाह, अगर तुम गीत गाती हो तो लोग तुम्हें क्या कहते हैं, अरे अंग्रेजों अगर तुम गीत गाओ तो लोग तुम्हें क्या कहें, वाह। अर्थात तुम अपने बच्चों का जन्मदिन मनाओ, तुम खुशियाँ मनाओ, तुम्हारे गीत की लोग प्रशंसा करें। और हम अपनी पीड़ा भी रोक, हमें अपना रोना भी है गुनाह। अगर मैं कभी कहता है हम भारतीय लोग अपनी पीड़ा भी रोएं, अपने देश को आज़ाद करने की बात कहें, तो ये हमारा अपराध माना जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कोयल, कोयल के माध्यम से किसको कह रहा है, अंग्रेजों को, कि देखो तुम्हारे और मेरे बीच कितनी विषमता है, कितनी भिन्नता है तुम्हारे और मेरे बीच, धरती आसमान का अंतर है, उस पर भी तुम रणभेरी युद्ध के लिए मुझे बिगुल बजा रही हो। ऐ कोयल, उस पर भी तुम युद्ध के लिए बिगुल बजा रही हो, तुम्हारे और मेरे बीच कितना धरती आसमान का अंतर है। इसके बाद इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। इस तुम्हारी इस हुंकार से, अपनी कृति से, अपनी रचना के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से, ऐ कोयल तुम ही बताओ और मैं क्या करूं, और क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो, ऐ कोयल बताओ। मोहन के व्रत पर, मोहन मतलब मनमोहन सिंह नहीं, मोहन मतलब महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, ये इनका पूरा नाम है, मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी का पूरा नाम। तो मोहन के व्रत पर, अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी जी के इस व्रत पर, उन्होंने जो व्रत लिया है, जो प्रण लिया है, जो दृढ़ निश्चय किया है, जो संकल्प किया है, क्या कि अपने देश को आज़ाद कराने का, आज़ादी पाने का जो उन्होंने प्रण किया है, जो व्रत किया है, जो संकल्प लिया है, उनमें प्राणों का आशो किसमें भर दूं, उनमें प्राणों का संचार किसमें कर दूं। अपनी कविता के माध्यम से प्राणों का आशो, अर्थात प्राणों का रस, आशो कहते हैं रस को, प्राणों का संचार किसमें कर दूं, प्राणों का संचार किसमें भर दूं। प्राणों का तत्व, आशो मतलब रस या तत्व, तो प्राणों का रस या तत्व, वो प्राणों का जो स्वरूप है वो किसमें भर दूं, अर्थात किसमें जान डाल दूं। अपनी इस कविता के माध्यम से, अपनी रचना के माध्यम से गांधी जी के भारत को आज़ाद कराने के इस प्रण को, इस व्रत को सफल बनाने के लिए मैं भारतीय जनता में, इस भारतीय जनमानस में अपनी कविता के माध्यम से बताओ कितने लोगों में प्राणों का संचार कर दूं, लोगों को जागृत कर दूं, लोगों को प्रेरित कर दूं, लोगों को मोटिवेट कर दूं। कोकिल बोलो तो, ऐ कोकिल बताओ तो। प्यारे बच्चों, ये हमारा चैप्टर था कैदी और कोकिला, जिसके लेखक माखनलाल चतुर्वेदी हैं। ये चैप्टर भी यहीं फिनिश होता है, तो आज के लिए बस यहीं तक, इस क्लास को यहीं टर्मिनेट करते हैं। बच्चों, यदि आपको समझ में आया हो और आपको पसंद आया हो ये वीडियो, तो कृपया इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राइट हैंड साइड, दाहिने हाथ की तरफ सब्सक्राइब रेड कलर पे लिखा होगा और बेल का आइकॉन बना होगा, उस आइकॉन को क्लिक कर दीजिए। वो इसलिए ताकि आपको बिना किसी लिंक के जब भी मैं कोई वीडियो, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा, वो तुरंत आपको नोटिफाई हो जाएगा, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि नया वीडियो अपलोड किया गया है, आप तुरंत उसको देख सकते हैं। तो आप उससे कोई लेक्चर, कोई चीज़ मिस नहीं कर पाएंगे, सीधे आपके द्वार आपके पास पहुंच जाएगी। ओके, तो आज यहीं टर्मिनेट करते हैं। थैंक यू सो मच।